हाँ तो देखिए, अब वेक्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए हम जो साइंस से पढ़ते हैं तो हमें बहुत तरह की क्वांटिटी पढ़नी होती है। जैसे फोर्स एक क्वांटिटी है, इनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वर्क, ये सब ऐसी एनर्जी, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी हैं। तो इनमें से कुछ क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं और कुछ क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी हम किनको कहते हैं, तो उसके बारे में मैंने लिखा है कि इफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड हैज ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर उसके पास डायरेक्शन भी हो तो और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे तो हम उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है तो अभी आएगा आगे, तब आपको बताएंगे। और देखिए, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अवश्य होगा। लेकिन आप ये इसका उल्टा ट्रू नहीं है कि यहाँ पे लिखा है कि द कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू का मतलब है कि मान लो किसी क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है तो क्या वो क्वांटिटी वेक्टर हो जाएगी? ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे करंट के पास डायरेक्शन भी होती है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन फिर भी करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ये बात है कि वेक्टर होगा तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अवश्य होगा, लेकिन अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, अब देखिए जो वेक्टर है इसका हम मैथमेटिक्स में जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो कैसे करते हैं, कोई अल्फाबेट ऐसे यूज करते हैं और उसके ऊपर एक वेक्टर ऐसे एरो बना देते हैं। तो ये हुआ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, इसका जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो उस वेक्टर के साइड में ऐसे दो बड़ी लाइन बना दीजिए, तो ये हुआ उसके मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अब किसी वेक्टर को हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए ज्योमेट्रिकली एक रे से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एक एरो से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और एरो में जो आगे वाला पॉइंट होता है उसका नाम होता है हेड और जो पीछे वाला पॉइंट होता है उसका नाम होता है टेल। और जो ये वेक्टर की लेंथ, जो ये एरो की लेंथ होती है, ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताती है और इस एरो की जो डायरेक्शन होती है ये उस वेक्टर के डायरेक्शन को बताती है। ठीक, तो ये वेक्टर के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं इस वेक्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि इफ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ विदाउट चेंजिंग द लेंथ देन वेक्टर रिमेंस अनचेंज्ड। मतलब ये है कि अगर एक वेक्टर को मैंने उसके पैरेलल शिफ्ट किया, पैरेलल डिस्प्लेस किया और उसकी लेंथ मैंने नहीं बदली, तो देखिए लेंथ मैंने नहीं बदली तो उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदला, क्योंकि लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है, उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। और मैंने पैरेलल शिफ्ट किया मतलब मैंने डायरेक्शन भी नहीं बदली, तो मतलब मेरा वेक्टर नहीं बदला। तो आप सोचो कि अगर ये वेक्टर का लेंथ l है, ये वेक्टर का लेंथ भी l है, ये भी लेंथ l है और ये तीनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो ये दोनों वेक्टर भी यही वाला वेक्टर है। मतलब अगर आप इसको v वेक्टर बोलेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल टू a। अगर आप इसका नाम c वेक्टर लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं c वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर। क्यों? ये लेंथ सेम है और मैग्नीट्यूड सेम है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस वेक्टर को मैंने इसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया और इसकी लेंथ को मैंने नहीं बदला, तो मेरा वेक्टर नहीं बदलेगा। मतलब जो ये वेक्टर है ये नया वेक्टर नहीं है, ये वही वेक्टर है जिसको मैंने डिस्प्लेस किया। तो अगर ये a वेक्टर था तो ये भी कौन होगा, a वेक्टर, और ये भी कौन होगा, a वेक्टर। दूसरा पॉइंट है कि अगर किसी वेक्टर को 2n पाई रेडियन से रोटेट किया जाए तो वो वेक्टर अनचेंज रहता है। तो आप ऐसा समझ लें कि जैसे ये एक वेक्टर है, आप इसको कैप को इसका एरो समझ लें, एरो का डायरेक्शन समझ लें। अब आप सोचिए इसको 360 से रोटेट करिए, मतलब ये घूम के वापस यहीं आ गया, तो उतना ही लेंथ है, वही डायरेक्शन है, मतलब मेरा वेक्टर भी वही है। तो वही मैंने लिखा है कि अगर वेक्टर को 2n पाई रेडियन से रोटेट कर दिया जाए, 2n पाई रेडियन से, या फिर डिग्री में अगर आप लिखेंगे तो इसको डिग्री में कैसे लिख सकते हैं, n into 360 डिग्री। तो अगर आप किसी वेक्टर को इतने डिग्री से या फिर इतने रेडियन से रोटेट कर दें तो वेक्टर क्या रहता है, अनचेंज रहता है। मतलब वो वेक्टर वही रहता है जिसको आपने रोटेट किया था। अब टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर इफ दे हैव, मतलब किन्हीं दो वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर्स कब कहेंगे। मान लीजिए दो अलग अलग वेक्टर है आपके सामने और आपसे पूछा गया कि बताइए इन दोनों को हम इक्वल वेक्टर कह सकते हैं या नहीं, तो हम तीन चीज चेक करेंगे। पहला, उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं, दूसरा वो सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं, और तीसरा वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं। सेम फिजिकल क्वांटिटी से मतलब मोमेंटम वेक्टर
मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दो वेक्टर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, चाहे दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, चाहे दोनों का डायरेक्शन बराबर हो, पर इन दोनों वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों अलग-अलग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप ऐसे समझिए कि कभी केला को आम के बराबर नहीं बोला जा सकता। तो वही वाली बात है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को अगर वो रिप्रेजेंट करेंगे तो ही उनको क्या बोला जाएगा, इक्वल वेक्टर बोला जाएगा। अब देखिए, अब एक चीज होती है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, मतलब एंगल के बीच में हमें वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल कैलकुलेट करना होता है। तो एंगल कैलकुलेट करने के एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आपको हमेशा वही फॉलो करना है। और जो एंगल कैलकुलेट किया जाता है वो दो वेक्टर के बीच में कैलकुलेट किया जाता है। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है कि जॉइन टेल टू टेल ऑफ द वेक्टर, मतलब जो दो वेक्टर हैं उनकी टेल टू टेल को जॉइन कर दो। फिर है मेजर द एंगल थीटा, मतलब जो उनके बीच में एंगल है थीटा उसको मेजर करिए। और कौन से वाले एंगल को मेजर करना है, जो 0 से लेकर 180 के बीच में होगा। और जो आप मेजर किए इसको कहा जाता है इन वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूं। मान लीजिए दो वेक्टर हैं, इन दोनों को हम इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते। अगर दोनों की लेंथ भी बराबर हो, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करें, तो भी हम दोनों को इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। कोई बात नहीं। तो हमें ये पता करना है कि दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। हमें ये एंगल बताया 330 डिग्री है। तो आपको पहला प्रोसीजर क्या था, टेल टू टेल ज्वाइन करो, ऑलरेडी ज्वाइन करके दिया सवाल में। अब आप एंगल मेजर करो दोनों के बीच में। तो एक एंगल तो ये है 330 और एक एंगल ये आएगा, कौन सा, 30 डिग्री। अब 180 से छोटा कौन है, 30 डिग्री। तो दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, 30 डिग्री। तो आंसर क्या हुआ इसका, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 30 डिग्री। अगर हम बात करें इस वाले केस में, तो एक वेक्टर है ये a और एक दूसरा वेक्टर है ये b, इसको भी यहाँ पे ऐसे नाम दे सकते हैं। तो ये 30 डिग्री किसके बीच का एंगल हुआ, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल 30 डिग्री। इस वाली सिचुएशन में अगर हम बात करें तो दोनों वेक्टर का टेल टू टेल जॉइन है। अब आप एंगल मेजर करिए दोनों के बीच में, तो एक एंगल ये आएगा और ये दूसरा एंगल ये होगा। अब आपको कौन से एंगल से मतलब है, आपको उस एंगल से मतलब है जो 180 से छोटा होगा। तो ये वाला एंगल 180 से छोटा है, ये कितना होगा, 60 डिग्री। तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है a वेक्टर और एक वेक्टर b वेक्टर। उन दोनों को इस तरह से आपको क्वेश्चन में दिखाया गया है और आपसे पूछा गया है कि बताइए एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होगा। तो आप जानते हैं कि एंगल निकालने के लिए पहला टास्क ये होता है कि टेल टू टेल ज्वाइन करो। तो टेल टू टेल ज्वाइन करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, तो आप ऐसे सोचो कि जो ये v वेक्टर है ना, आप इसको ऐसे आगे पकड़ के खींच दो, उसकी लेंथ मत बदलो, उतना ही लेंथ रखो, डायरेक्शन भी वही रखो। तो मैंने इसी डायरेक्शन में खींचा, मैंने डायरेक्शन भी नहीं बदली, तो जो मेरा v वेक्टर है वो ऐसे बन जाएगा। अब मुझे बताइए, अब मैं दो एंगल देख सकता हूं दोनों के बीच में, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तो हम कौन से एंगल को वेक्टर्स के बीच का एंगल कहेंगे जो 180 से कम होगा। तो ये वाला एंगल, ये कितना होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा यहाँ से यहाँ तक, ऐसे स्ट्रेट लाइन। ये कितना एंगल है, 130, तो ये कितना बचेगा, 50 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना आया, 50 डिग्री। एक क्वेश्चन मान लीजिए मैं और कराता हूं आपको कि मान लीजिए तीन वेक्टर है ABC और तीनों एक ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए AB वेक्टर, A वेक्टर और B वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर, C वेक्टर और A वेक्टर, इनके बीच में एंगल्स क्या हैं। तो पहले मैं आपको A और B के बीच का एंगल निकालना दिखाता हूं। तो आप ऐसे करो, इस A वेक्टर को ना पकड़ के खींच दो आगे। तो जब आप इस A वेक्टर को आगे पकड़ के खींचेंगे तो ये वेक्टर ऐसे बन जाएगा, दिस इज A वेक्टर। लेंथ नहीं बदला, डायरेक्शन भी नहीं बदला, तो वेक्टर नहीं बदला। ठीक, इसका मतलब जो रिश्ता इन दोनों के बीच में रहेगा वही रिश्ता इन दोनों के बीच में रहेगा, क्योंकि ये दोनों तो एक ही है। अब हमें दोनों वेक्टर के बीच में एंगल देखेंगे तो एक एंगल ये दिखेगा बड़ा और एक एंगल ये दिखेगा छोटा। तो ये 50 है तो कितना आएगा, 130 डिग्री। तो A और B के बीच का एंगल कितना हुआ, 130 डिग्री। अब मुझे निकालना है B और C के बीच में। तो देखो ये 30 है, ये 50 है, कितना हुआ, 80। तो ये कितना होगा, 100। अब मेरी बात सुनो, एंगल निकालने के लिए पहला टास्क है टेल टू टेल ज्वाइन करो। तो जो V वेक्टर है ना, इस V वेक्टर को आप ऐसे पकड़ के खींच दो और लेंथ उतना ही रखना और डायरेक्शन वही रखा हमने। क्यों? क्योंकि इसी डायरेक्शन में हमने पकड़ के खींचा है। तो V वेक्टर जो बन के आएगा आपके सामने वो ऐसे आएगा। अब ये एंगल 100 डिग्री है, तो ये एंगल जो आएगा वो कितना आएगा, 80 डिग्री। तो B और C के बीच का जो एंगल हुआ वो कितना हुआ, 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल तो आपका 180 से ज्यादा है और हमें कौन से एंगल से मतलब होता है, जो 180 से छोटा। तो ये हुआ कितना, 80 डिग्री। अब बात करें C और वेक्टर A वेक्टर की, तो देखो C वेक्टर का हेड और A वेक्टर का टेल जॉइन है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे टेल टू टेल जॉइन चाहिए। तो आप क्या करो, C वेक्टर को आगे पकड़ के खींच दो। तो जब आप C वेक्टर को आगे पकड़ के खींचेंगे तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा।
अब ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, ज्योमेट्री से वो होगा 150 डिग्री। अब हम कौन से एंगल को वेक्टर के बीच का एंगल बोलेंगे, तो ए ये हुआ मेरा सी वेक्टर, तो ए और सी की बात करूं तो एक एंगल ये होगा और एक एंगल ये होगा, तो मेरा एंगल कौन होना चाहिए, 180 से छोटा, तो ये 180 से छोटा है, तो आंसर कितना हो गया, ए और सी के बीच का 150 डिग्री। ठीक, तो देखिए इस तरह से हम वेक्टर्स के बीच का एंगल पता करते हैं।